हेलो एवरीवन, मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पेपर में हम पढ़ रहे थे निरस्त्रीकरण, क्योंकि निरस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक प्रमुख मुद्दा रहा है, न केवल सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही इसने एक महत्वपूर्ण स्तर हासिल कर लिया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के लिए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसमें बहुत अधिक तेज़ी देखी गई। शीत युद्ध के दौरान जब शस्त्रों की होड़ बढ़ने लग गई, उसके बाद धीरे धीरे दोनों जो महाशक्तियाँ थी, सोवियत संघ और अमेरिका, उनको ये समझ आ गया कि इस हथियारों की होड़ से निकलकर उन्हें एक मंच पर साथ आना होगा और शस्त्रों की इस होड़ को रोकने के लिए कुछ वार्ताएं या संधियां करनी होगी। इसी क्रम में हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि परमाणु अस्त्रों के अप्रसार के लिए एनपीटी और सीटीबीटी जो संधियां की गई थी, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। इस वीडियो में हम जो निरस्त्रीकरण के लिए जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई, वार्ताएं हुई, जैसे कि SALT वार्ताएं, START वार्ताएं, इन वार्ताओं के फलस्वरूप जो संधियां अस्तित्व में आई, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारी चर्चा का विषय है साल्ट और स्टार्ट वार्ताएं, और इसके बाद जो नई स्टार्ट संधि, जिसका अभी हाल ही 2010 में, एक दशक पूर्व ही जो अस्तित्व में आई है, एक स्टार्ट वार्ताओं के नए रूप में, एक विकसित रूप में, उनके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, वीडियो बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि यह न केवल हमारे राजनीति विज्ञान विषय के लिए महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि सामान्य अध्ययन में भी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए चलते हैं निरस्त्रीकरण की प्रमुख संधियां और वार्ताएं, जिनमें हम आज चर्चा कर रहे हैं साल्ट और स्टार्ट और न्यू स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं SALT। इसका पूरा नाम है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क, यानी सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ताएं। ये इस तरह की वार्ताएं हैं जिनमें सामरिक अस्त्रों को परिसीमित करने के लिए समय समय पर दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ आपस में मिलती रहीं और वार्ताओं का एक लंबा दौर चला, और उन वार्ताओं के फलस्वरूप संधियां अस्तित्व में आई, साल्ट फर्स्ट और साल्ट सेकेंड। नवंबर 1969 में सामरिक शस्त्रास्त्रों को सीमित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में इन वार्ताओं की शुरुआत हुई थी। हेलसिंकी के साथ साथ वियना में भी बारी बारी से ये वार्ताएं होती रहीं, यानी एक साल हेलसिंकी में और दूसरे साल वियना में ये वार्ताएं होती रहीं। 22 मई 1972 को अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन मॉस्को गए और वहां पर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच दो महत्वपूर्ण समझौते किए गए, जिनका संबंध विभिन्न प्रकार के बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों पर रोक लगाने से था। और इस समझौते के पक्ष में ये कहा गया कि इनसे शस्त्रों की होड़ में कमी आएगी और परमाणु युद्ध को रोकने में सहायता मिलेगी। वास्तव में इन समझौतों के पीछे सोवियत संघ और अमेरिका दोनों का ये स्वार्थ निहित था कि इनकी आपसी शस्त्र होड़ पर होने वाले निरर्थक व्यय को रोका जाए। जो भी इनके पीछे मंशा रही होगी, लेकिन कुल मिलाकर के हथियारों की होड़ को रोकने का एक प्रयास, इसको जरूर हम मान सकते हैं। 3 जुलाई 1974 को अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य 10 वर्षीय एक समझौता हुआ, जिसको आणविक आयुध परिसीमन समझौता कहते हैं। 31 मार्च 1976 से ये लागू किया जाना निश्चित किया गया, और इस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने 150 किलोटन से अधिक के भूमिगत परमाणु परीक्षणों को रोकने और प्रक्षेपास्त्रों पर नई सीमा लगाने का निश्चय प्रकट किया, और ये निश्चित किया गया कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किए गए विस्फोट इस प्रक्षेपास्त्र व्यवस्था, ये जो आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसकी परिधि में वो शांतिपूर्ण कार्यों वाले विस्फोट नहीं इसमें आएंगे। नए समझौते के अंतर्गत दोनों पक्ष अपनी अपनी प्रक्षेपास्त्र व्यवस्था को 3 अक्टूबर 1977 से 2 अक्टूबर 1978 के बीच एक बार और उसके बाद 5-5 साल में एक बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकेंगे, और ये कार्य आपसी सूचना के आदान प्रदान के अंतर्गत किया जा सकेगा। लेकिन परमाणु परीक्षणों के खतरे से दुनिया को बचाने के लिए इतनी ही संधि काफ़ी नहीं थी, इसलिए 1976 में एक नई धारा जोड़ करके इस संधि में एक नई धारा जोड़ी गई और इसको लाभकारी बनाया गया कि दोनों के परमाणु स्थलों का निरीक्षण किया जा सकता है। ये जो वार्ताएं हुई सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हेलसिंकी और वियना, उन्हीं वार्ताओं के फलस्वरूप साल्ट फर्स्ट और साल्ट सेकेंड
अस्तित्व में आई। साल्ट फर्स्ट जिस पर कि मई 1972 में हस्ताक्षर हुए और सेकेंड जिस पर कि 1979 में हस्ताक्षर हुए। दोनों का लक्ष्य परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाना था। अब देखते हैं साल्ट फर्स्ट, इसके क्या प्रावधान थे। एक सरसरी नज़र हम इस पर डालते हैं कि साल्ट फर्स्ट का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 4 वर्ष तक हुई जो वार्ताएं हुई थी हेलसिंकी और वियना में, उसी के आधार पर इसका निर्माण हुआ। और इस समझौते में मोटे तौर पर 2 अलग अलग संधियां शामिल थीं। प्रक्षेपास्त्र विरोधी प्रणाली यानी ABM इसका परिसीमन और दूसरा सामरिक विध्वंसक शस्त्र परिसीमन पर अंतरिम समझौता। ABM संधि की समय सीमा असीमित थी, जबकि सामरिक शस्त्र परिसीमन अंतरिम समझौता सिर्फ 5 सालों के लिए प्रभावशाली था। ABM संधि के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ केवल 2 ठिकानों यानी कि राष्ट्रीय राजधानी के इर्द गिर्द और किसी एक ICBM ठिकाने पर ABM की तैनाती कर सकते थे, यानी इसको सीमित कर दिया गया। इस संधि ने ABM प्रणाली की विस्तृत रूपरेखा भी प्रस्तुत की। अंतरिम समझौता जो कि संधि का एक भाग था, उसमें भूमिगत आधारित ICBM और पनडुब्बी प्रक्षेपित परमाणु प्रक्षेपास्त्र दोनों को सम्मिलित किया गया। सोवियत संघ के लिए ICBM की अधिकतम संख्या 1618 निर्धारित की गई, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 1054। अब देखते हैं साल्ट टू। साल्ट टू 1 अक्टूबर 1900 जो साल्ट फर्स्ट थी 1 अक्टूबर 1977 में समाप्त हो गई। फिर भी दोनों देशों ने संधि की प्रावधानों का वो पालन करते रहे और एक नए समझौते के लिए उन्होंने वार्ताएं शुरू की। इन वार्ताओं के परिणाम स्वरूप जून 1979 में वियना में साल्ट 2 पर हस्ताक्षर किए गए और इस संधि के अंतर्गत दिसंबर 1985 तक सामरिक अस्त्रों की संख्या सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट द्वारा अनुमोदित होने से पहले ही अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कर दिया। उनकी सेनाएं वहाँ पर चली गई और इस हस्तक्षेप के कारण साल्ट सेकेंड जो है वो संकटग्रस्त हो गई और उसका कभी भी अनुमोदन नहीं हो पाया। इस प्रकार साल्ट 2 जो है वो एक अप्रचलित नियम बन करके रह गई। राष्ट्रपति जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे कार्टर, उन्होंने इस जो सोवियत संघ के द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया उसके विरोध में ही इस संधि के अनुमोदन को स्थगित करा दिया था और एक तरह से गतिरोध की स्थिति के कारण यह संधि अस्तित्व में नहीं आई और नवीन वार्ता का एक प्रस्ताव आया ताकि संधि का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके। लेकिन बाद में साल्ट प्रक्रिया के स्थान पर अस्तित्व में आए स्टार्ट फर्स्ट और स्टार्ट सेकेंड इससे अधिक प्रगतिशील थे। तो आइए देखते हैं स्टार्ट फर्स्ट और सेकेंड क्या थे। स्टार्ट फर्स्ट यानी कि सामरिक अस्त्र कटौती वार्ताएं, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टास्क, ये 1982 में प्रारंभ हुई थी और जुलाई 1991 में संपन्न हो गई। स्टार्ट को मूल रूप से 1960 और 1970 के दशकों के जो साल्ट था उसके सुधार के रूप में देखा गया। साल्ट की तरह स्टार्ट भी तत्कालीन सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता था। स्टार्ट फर्स्ट अस्त्र प्रणालियों के विभिन्न वर्गों पर अनेक प्रकार के बंधन और उपबंधन आरोपित करता था। क्या थे ये बंधन जो दोनों देशों पर आरोपित होते थे? ये बंधन इस तरह से थे कि प्रत्येक पक्ष अधिकतम 1600 सामरिक परमाणु प्रक्षेपण वाहन यानी कि ICBM, SLBM और भारी बम वर्षक रख सकता है। प्रत्येक पक्ष अधिकतम 6000 उत्तरदायी स्फोटक शीर्ष अकाउंटेबल वारहेड्स रख सकता है, यानी कि दोनों पक्षों द्वारा 40% से अधिक की कटौती की जाएगी। दोनों पक्ष ICBM और SLBM पर अधिकतम 4900 उत्तरदायी स्फोटक शीर्ष रख सकता है। साधारणतः यह समझौता भूमि आधारित प्रक्षेपास्त्रों और समुद्र आधारित प्रक्षेपास्त्रों के बीच भेदभाव करता है। यह बम वर्षकों और समुद्री प्रक्षेपास्त्रों के पक्ष में है, लेकिन इसमें लगातार समानता रखने की मांग करता है। स्टार्ट फर्स्ट ने राष्ट्रीय तकनीकी साधन यानी कि शत्रु देश के आवागमन पर जासूसी विश्लेषण और निरीक्षण सुविधाओं के आधार पर एक विस्तृत परीक्षण व्यवस्था स्थापित करने की मांग की, लेकिन संधि में निर्धारित सीमा तक परीक्षण एक समस्या है। यह संधि 15 वर्षों के लिए लागू है और इसके बाद दोनों देशों द्वारा पारस्परिक सहमति से इसे 5-5 वर्षों के लिए फिर से बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं सामरिक अस्त्र कटौती वार्ताएं सेकंड। ये क्या है? स्टार्ट सेकंड संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस द्वारा 1993 में हस्ताक्षरित स्टार्ट सेकंड स्टार्ट फर्स्ट समझौते का ही एक अगला कदम था, यानी कि इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए 1993 में। 1991 में साम्यवाद का पतन हो चुका था और सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो चुकी थी। इसके कारण जो परमाणु अस्त्र जिन्हें कभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की एक समस्या का एक महत्वपूर्ण निदान माना जाता था, दोनों ही तरफ होड़ मची हुई रहती थी, दोनों देशों के लिए अब एक समस्या बन गए थे और इसीलिए स्टार्ट समझौते में परमाणु अस्त्रों में भारी कटौती करने की मांग की गई और यह डिसीजन लिया गया कि 1 जनवरी 2003 के बाद दोनों देश अधिकतम 3500 उत्तरदायी स्फोटक शीर्ष रखेंगे।
MIRV स्फोटक शीर्ष वाले भूमि आधारित प्रक्षेपास्त्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। SLBM की अधिकतम संख्या 1750 हो जाएगी। मानव सहित बम वर्षकों की संख्या में भारी कटौती होगी। वर्तमान में स्टार्ट सेकंड के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी परिसंघ अपरमाणुकरण और अप्रसार के लिए समर्पित है, ऐसा इस संधि में दृष्टिगोचर होता है। अमेरिकी कांग्रेस ने 1996 में इस समझौते का अनुमोदन कर दिया और 1997 में एक शिखर सम्मेलन में अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपतियों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जिसके अंतर्गत ये था कि स्टार्ट सेकंड के क्रियान्वयन की समय सीमा अगले 5 वर्षों यानी 2002 से 2007 तक के लिए बढ़ा दी गई। मॉस्को ने रूसी संसद द्वारा इस समझौते के अनुमोदन के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। अप्रैल 2000 में रूसी संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने संधि का अनुमोदन कर दिया। स्टार्ट सेकंड की सफलता संयुक्त राज्य अमेरिका के NMD कार्यक्रम पर निर्भर है, क्योंकि अमेरिका का ये जो कार्यक्रम है वो प्रक्षेपास्त्रों और युद्ध प्रणाली के अत्यधिक विकास पर जोर देता है। तो एक तरह से स्टार्ट संधि का भविष्य इसी पर टिका हुआ है। नई स्टार्ट संधि जो 2010 में की गई, स्टार्ट फर्स्ट के स्थान पर यह संधि की गई थी। स्टार्ट फर्स्ट जिसकी अवधि 2009 में समाप्त हो गई थी। नई स्टार्ट संधि 2010 में की गई जो कि 2011 से लागू हो गई। तो आइए एक बार देखते हैं नई स्टार्ट संधि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये एक सामरिक परमाणु निरस्त्रीकरण संधि है और इसका मसौदा 19 मई से 9 नवंबर 2009 को तैयार किया गया और इस पर हस्ताक्षर हुए 8 अप्रैल 2010 को। प्राग जो चेक गणराज्य की राजधानी है वहां पर दोनों देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 5 फरवरी 2011 को यह संधि प्रभावी हुई और दोनों पक्षों ने इसका समर्थन कर दिया है और 5 फरवरी 2021 तक के लिए यह संधि की गई है। हालांकि 2026 तक इसको बढ़ाने का विकल्प मौजूद है और इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। INF संधि की समाप्ति के बाद अब हम देख पा रहे हैं वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर अगर हम नज़र डालें तो न्यू स्टार्ट संधि जो 2010 की है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने इस संधि की पहले से ही आलोचना की है। इस संधि पर वर्ष 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे तथा इसकी जो समय सीमा है वो 2021 तक निर्धारित की गई थी। इस संधि की समय सीमा में 5 साल का विस्तार किए जाने का भी प्रावधान मौजूद है, जैसा कि हम देख चुके हैं। किंतु मौजूदा अमेरिकी प्रशासन का रवैया अगर देखा जाए तो इस संधि को भी समाप्त करने के पक्ष में है, क्योंकि इस प्रकार की प्रत्येक संधि के विरोध में ट्रंप प्रशासन के बयान आ रहे हैं। ये संधि रूस और अमेरिका के परमाणु हथियारों और मिसाइलों की संख्या की सीमा निश्चित करती है। इस संधि में निर्धारित हथियारों की संख्या अमेरिका के दृष्टिकोण में से उसके हित में नहीं है। इसी आधार पर अमेरिकी प्रशासन इस संधि को समाप्त करने पर भी विचार कर रहा है। न्यू स्टार्ट संधि ने वर्ष 1991 में हस्ताक्षरित स्टार्ट फर्स्ट संधि का स्थान लिया है और इसकी समय सीमा जैसा कि हम जान चुके हैं, स्टार्ट फर्स्ट की अवधि 2009 में ही दिसंबर में समाप्त हो चुकी थी। शांति की उपेक्षा करते हुए दुनिया में हम शांति की उम्मीद नहीं कर सकते। 2010 में अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की कटौती को लेकर के ये जो संधि हुई है न्यू स्टार्ट संधि, वो शांति की सदिच्छाओं को एक बड़ा संबल देती है। इस संधि से परमाणु निरस्त्रीकरण का ही नहीं बल्कि दुनिया में शांति स्थापना का भी एक नया रास्ता खुल सकता है। इन दोनों महाशक्तियों में से प्रत्येक को सिर्फ 1550 परमाणु हथियार रखने की छूट देने वाली ये संधि इनकी संसदों की मंजूरी के बाद 1991 की स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी स्टार्ट फर्स्ट की जगह लेगी, जिसकी मियाद 2009 में समाप्त हो चुकी है। निसंदेह NPT के माध्यम से दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने का एक बड़ा सपना देखा गया था, जिसकी चर्चा हम पहले के वीडियोज में कर चुके हैं, परंतु सभी देशों से इसे मानने को कहना तब तक अनुचित और अव्यवहारिक है जब तक कि बड़ी ताकतें खुद अपने परमाणु हथियारों में कटौती का कोई एजेंडा तय नहीं कर लेती। इस दृष्टिकोण से स्टार्ट की जगह लेने वाली संधि पर अमेरिका और रूस की रजामंदी एक बड़ी बात है। इससे दुनिया में यह संदेश जाएगा कि ये देश बाकी दुनिया की चिंताओं को समझते हैं और दूसरे देशों को परमाणु नियंत्रण के लिए राजी करने से पहले कुछ नियंत्रण खुद पर भी लागू करने को तैयार हैं। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।